Good morning, dear students. Welcome again to a new class of business studies. We are going to continue with the insurance principles. Two principles has been covered in the previous video. Let us start with the third one. Principle of indemnity. Indemnity. What is the meaning of indemnity? Indemnity means to compensate for the loss. Loss का मुआवजा देना, जो नुकसान है उसका हर्जाना देना, that is called indemnity. तो इंश्योरेंस के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सब क्या है, इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. इंडेमनिटी का मतलब इंश्योरेंस कंपनी ट्राइज टू ब्रिंग द इंश्योर्ड इन सच ए पोजीशन ही वाज प्रायर टू द लॉस. यानी कि इंश्योरेंस कंपनी हमें मुआवजा देके, अपने नुकसान का हर्जाना देके हमें नुकसान से पहले की स्थिति में पहुंचाने की कोशिश करती है. और इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट से कोई भी व्यक्ति फ़ायदा कमाने की ना सोचे, ठीक है ना. तो फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कि आपने मान लीजिए 50,000 रुपये की कोई प्रॉपर्टी है, उसका आपने 70,000 का इंश्योरेंस करा दिया, तो नुकसान 50 का ही हो सकता है मैक्सिमम. तो इन केस अगर आपका लॉस होता है 50 का, तो 50 ही आपको दिए जाएंगे, चाहे आप 50,000 की प्रॉपर्टी का, चाहे 5 लाख का इंश्योरेंस करा लें, तब भी आपको 50 से ज़्यादा कभी नहीं मिलेंगे. तो the insurance contracts are not expected to be taken for earning profits. Insurance contracts are just to cover your actual loss. जो आपको एक्चुअल में जो लॉस हुआ है उसको कवर करने के लिए ही इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स लेने चाहिए. उसके अलावा इसमें एक चीज़ और हम लिखेंगे कि इन केस अगर हमने 50,000 की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस सिर्फ 30,000 का ही कराया, in that case the loss, the compensation will not exceed 30,000. अगर आपने 50,000 रुपये की प्रॉपर्टी का सिर्फ 30,000 का इंश्योरेंस कराया और अगर कल को वो पूरी डिस्ट्रॉय भी हो जाए, तब भी आपको 30 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे. तो आपको ना तो अंडर इंश्योरेंस कराना चाहिए. अंडर इंश्योरेंस का मतलब जो प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू है उससे कम का इंश्योरेंस कराना, दैट इज़ कॉल्ड अंडर इंश्योरेंस. तो वी शुड नॉट टेक अंडर इंश्योरेंस. एंड एट द सेम टाइम जनरल इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको प्रॉपर्टी की वैल्यू से ज़्यादा का इंश्योरेंस कराने का भी कोई बेनिफिट नहीं है. क्लियर. इसमें एक पॉइंट और ऐड करेंगे. जो लाइफ इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जीवन बीमा के, दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. सी वन कैन नॉट, हाउ द कंपनी विल कंपनसेट फॉर द लाइफ. क्या कोई व्यक्ति अगर जिसकी डेथ हो जाए, क्या उसको रिप्लेस किया जा सकता है? क्या कंपनी किसी की लाइफ को कंपनसेट कर सकती है? नो. वो तो सिर्फ एक अमाउंट दे करके उनको एश्योरेंस देते हैं कि भाई उनके जाने के बाद भी उनकी परिवार को पालने के लिए हम एक अमाउंट आपको दे देते हैं जिससे लाइफ थोड़ी आपकी रास्ता ईजी बन जाए. सो इंश्योरेंस में जो लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, दे आर नॉट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. But all other contracts like theft insurance, fire insurance, marine insurance and different types, they are all contract of indemnity wherein the insurance company compensates only for the actual loss. No benefit is expected from the insurance contracts. Insurance contracts are not taken for earning profits, but they are taken for the compensation of actual loss. Fine, that's it. इसके अंदर इतना ही काफ़ी है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी के अंदर. फिर आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, प्रिंसिपल ऑफ वारंटी. वारंटी का मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस, जो कि एक बीमा करवाने वाले को फुलफिल करनी पड़ेंगी. दिस इज़ कवर्ड अंडर प्रिंसिपल ऑफ वारंटी. तो वारंटी का मतलब मैंने जैसे अभी बताया, वारंटी मीन्स टर्म्स एंड कंडीशंस विच आर रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड by the insured while for taking insurance contract. देखिए जैसे कुछ चीज़ें तो इंश्योरेंस में जब हम इंश्योरेंस कराते हैं तो इंश्योरेंस की किस्त भरते हैं, तो बदले में इंश्योरेंस कंपनी से आपके पास एक कागजात आते हैं, डॉक्यूमेंट्स आते हैं. उस डॉक्यूमेंट्स को हम पॉलिसी कहते हैं. उसमें सभी नियम कानून लिखे होते हैं कि भाई आपको इस चीज़ का बीमा मिलेगा, इस चीज़ का नहीं मिलेगा, आपको क्या क्या सावधानियाँ, क्या क्या जिम्मेवारियाँ फॉलो करनी चाहिए, वो सब कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी में मेंशन्ड होगी.
तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो पॉलिसी का डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा उसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन होंगी लिखित में, पूरा बड़ा सारा एक डिटेल्ड आपको एक्सप्लेनेशन उसका मिल जाएगा। तो ऐसी चीज़ें जो पॉलिसी के अंदर मेंशन्ड है, लिखी हुई हैं, बाकायदा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, दे आर कॉल्ड एक्सप्रेस वारंटी। जबकि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि पॉलिसी के अंदर नहीं लिखी हुई लेकिन फिर भी अपने को माननी पड़ेंगी, दे आर कॉल्ड इम्प्लाइड वारंटी। इम्प्लाइड वारंटी का मतलब although they are not mentioned in the policy, they are not written anywhere, but still they are to be followed with equal importance as we give to the express warranty conditions. For an example के तौर पे एक बात डिस्कस करते हैं। लेट्स से कि हमने अपने किसी जहाज़ का इंश्योरेंस कराया, मैराइन इंश्योरेंस हमने लिया। तो मैराइन इंश्योरेंस जब हम ले रहे हैं तो बाकी मतलब जो जहाज़ कोई एक सेफ रूट है, मान लिया जिस रूट से सभी जहाज़ जाते हैं, तो अगर हमने वो कॉन्ट्रैक्ट में ना भी लिखा हो कि जहाज़ किस रूट से जाएगा, तब भी शिप के ऑनर से ये उम्मीद की जाएगी कि वो उसी रूट से उसको लेके जाए जो कि बिल्कुल सेफ़ है। अगर हमने अपनी जर्नी को शॉर्टकट करने के लिए कोई ऐसा रूट ले लिया जो कि है तो थोड़ा शॉर्ट लेकिन विच इज़ फुल ऑफ रिस्क, तो इन दैट केस अगर आप अपना जहाज उस रास्ते से लेके जा रहे हैं एंड देन यू मेट विद एन एक्सीडेंट और सम अनटूवर्ड इंसिडेंट ड्यूरिंग द जर्नी फ्रॉम दैट रूट, इन दैट केस द कंपनी एंजॉयज फुल राइट टू डिनाई यू द क्लेम। आपको क्लेम मना करने का उसके पास पूरा अधिकार है। कल को अब शिप का मालिक कहेगा कि भाई आपने तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा ही नहीं हुआ कि मेरा जहाज इस रूट से जाए कि उस रूट से जाए, तो यानी एक्सप्रेस वारंटी तो नहीं है। लेकिन इम्प्लाइड वारंटी इस पे लागू हो जाती है और इम्प्लाइड वारंटी को फॉलो करते हुए जो शिप का ओनर है, ही इज़ एक्सपेक्टेड टू टेक द शिप फ्रॉम दैट रूट ओनली विच द अदर शिप्स आर टेकिंग फॉर द सेफ जर्नी, as that route is considered safe generally by all the other ship companies, and now you have taken some other path, some other route just to shortcut your journey, and you are ready to take so many risks just to save some money. In that case the company is not responsible. The company will immediately they will deny you the claim. So the conditions which are not written in the contract but which are to be followed in letter and spirit, they are called implied warranties. तो वारंटी के अंदर दो तरह की वारंटीज आएंगी, एक्सप्रेस वारंटी एंड इम्प्लाइड वारंटी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन पे। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन का प्रिंसिपल हमें कहता है कि मान लीजिए कि आपने अपने किसी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस एक कंपनी की बजाय 3 कंपनी से ले लिया। आपने एक कंपनी से भी ले लिया इंश्योरेंस, एक कंपनी से 1 लाख का करा लिया, दूसरी से 2 लाख का करा लिया, तीसरी से 3 लाख का करा लिया। ठीक है जी। प्रॉपर्टी आपकी मान लिया 1 लाख की है या मान लीजिए ज़्यादा की भी है, लेट्स से 4 लाख की आपकी प्रॉपर्टी है, या 1 2 3 6 लाख की मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी है, 6 लाख की। तो आपने क्या किया कि एक कंपनी से 1 लाख का इंश्योरेंस कराया, दूसरी से 2 लाख का कराया, तीसरी से 3 लाख का कराया। तो इन केस अगर कोई लॉस हो जाता है तो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन कहता है कि तीनों कंपनीज मिल के लॉस देंगी। आप ऐसा ना माने कि एक कंपनी से भी पूरा ले लूँ, बी से भी पूरा ले लें, सी से भी पूरा ले लें। इवन अगर आपने तीनों कंपनियों से भी 6-6 लाख का इंश्योरेंस अगर कराया होता, ए कंपनी से भी 6 का, बी से भी 6 का और सी से भी 6 का, तो इन दैट केस ऑल्सो तीनों कंपनी मिल के नुकसान देगी। आप ये ना सोचें कि 6 लाख की प्रॉपर्टी आपकी नुकसान हो गया तो ए से भी 6 मिल जाए, बी से भी 6 मिल जाए, सी से भी 6 मिल जाए, तो 18 लाख कमाने की ना सोचें। ऐसे तो इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं रातों रात डूब जाएंगी, and it will become a business of great profits and everyone will start enjoying it. This is not applicable. इंश्योरेंस में जो कंट्रीब्यूशन का कॉन्ट्रैक्ट है वो कहता है हमारे को कि भाई जब आपने एक ही चीज़ का इंश्योरेंस कई कंपनियों से करवाया हुआ है
तो सभी कंपनीज मिल के आपको क्लेम देंगी, ना कि आपको सब अलग अलग देंगी, ठीक है जी। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। लेकिन अब हर प्रिंसिपल में मैं आपको लेकिन बता रहा हूँ, वो लेकिन को बड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है। तो इसमें भी क्या कंडीशन है, लाइफ इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन नहीं लगता। सपोज आई टेक द लाइफ इंश्योरेंस ऑफ माई लाइफ फ्रॉम LIC, I take insurance from Aditya Birla as well, SBI insurance also. I take insurance from 5 companies, let's say, and in case I die, so my family will receive money from all 5 companies. Here the principle of contribution does not apply. तो जब हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो आप एक की बजाय 10 कंपनियों से भी बीमा करा सकते हैं, तो 10 की 10 कंपनियां आपको पैसा देंगी, ठीक है। बाकी जो GIC के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें कंट्रीब्यूशन का अप्लाई करते हैं प्रिंसिपल। क्यों करते हैं ऐसा, देखिए इंसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसकी लाइफ है, तो वो लाइफ से तो रिस्क नहीं लेगा, ठीक है ना। प्रॉपर्टी के लिए तो वो जानबूझ के उसमें आग लगा सकता है, उसको चोरी करा सकता है, बट वन कैन नॉट पुट देयर ओन लाइफ एट स्टेक जस्ट फॉर सम मनी। सो दैट इज वाई लाइफ इंश्योरेंस को इससे फ्री रखा गया है कि एक बंदा मान लिया प्रीमियम 10 जगह भर रहा है, तो बच भी तो सकता है ना, वो तो बच जाएगा तो सब कंपनियों से ब्याज समेत पैसा मिल जाएगा, और अगर डेथ हो जाएगी तो सभी कंपनियों से उसको क्लेम मिलेगा, ठीक है जी। तो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन डज नॉट अप्लाई टू लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके बाद आते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन पर। सब्रोगेशन का प्रिंसिपल हमें कहता है कि अगर एक बार कंपनी ने किसी डैमेज प्रॉपर्टी का क्लेम आपको दे दिया, उसके बाद उस डैमेज प्रॉपर्टी के ऊपर ओनरशिप राइट्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे कंपनी को। समझ में आई आपको। लेट्स से आपने कोई प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराया, उस प्रॉपर्टी में आग लग गई, कंपनी ने आपको क्लेम दे दिया। अब जो आग लगने के बाद जो भी स्क्रैप या जो भी रेजिडुअल उसका सामान बचा, उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। आप ये सोचें कि अब मैं इसको बेच के कम रेट में और मुनाफा कमा लूँ, तो आप नहीं कर सकते। जब आपने किसी प्रॉपर्टी का क्लेम ले लिया तो उस प्रॉपर्टी के मालिक अब इंश्योरेंस कंपनी बन गई है, तो इंश्योरेंस कंपनी चाहे उससे जो मर्जी करे, आप उसको सेल नहीं कर सकते। समझ में आई बात। तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। एक एग्जांपल के तौर पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मिस्टर ए ने इंश्योरेंस कराया 1 लाख का अपने मकान का, फायर से उसका मकान पूरी तरह से जल गया। इंश्योरेंस कंपनी ने मिस्टर ए को कंपनसेशन दे दिया। कंपनसेशन मिलने के बाद मिस्टर ए उस मकान की राख तक भी नहीं बेच सकता, क्योंकि ओनरशिप राइट्स कंपनसेशन के बाद ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ओनर कौन बन गया उस जले हुए प्रॉपर्टी का, वो कंपनी बन गई, ठीक है जी। उसके बाद अब इसमें एक चीज़ और लागू करेंगे कि अगर सपोज कंपनी को 2 साल के बाद, 5 साल के बाद पता लगता है कि भाई उस आग में किस बंदे का रोल था, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन इफ इट कम्स टू द लाइट that so and so person is responsible for the fire, the company can sue that person। कंपनी उसको केस करेगी, उससे डैमेज का क्लेम के लिए मुआवजा उसके ऊपर उसका हर्जाना मांगेगी, उससे उसको केस करेंगे। तो ये कंपनी के पास ये राइट भी चला जाएगा, क्योंकि ओनर का राइट जाने के बाद यानी ओनरशिप के हैसियत से कंपनी उस बंदे के ऊपर भी केस डाल सकती है। प्रिंसिपल नंबर 7 है मिटिगेशन ऑफ लॉस। मिटिगेशन ऑफ लॉस का मतलब नुकसान को कम करने की हर संभव कोशिश करना। ये ना हो कि हमने फायर इंश्योरेंस करा लिया, उसके बाद हम खड़े खड़े देख रहे हैं कि कैसे जल रही है हमारी प्रॉपर्टी। नो, हमने थेफ्ट का इंश्योरेंस करा लिया एंड यू जस्ट सी कि द थीव इज रनिंग विद योर प्रॉपर्टी, योर मोबाइल, योर स्कूटी, एंड यू आर जस्ट सिंपली वॉचिंग। You have put no efforts in catching hold of that thief, neither you have done anything to stop that fire. This is not acceptable. The mitigation of loss principle says that the insured must put in every effort to minimize the loss. आग लग जाए, एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड को फ़ोन करें आप, ये आपकी जिम्मेवारी है। इसी तरह से चोरी हो जाए, उसकी बाकायदा आपको टाइमली FIR पुलिस के अंदर करानी चाहिए,
चोर का जो भी आप जानते हैं थोड़ा बहुत अंदाजे से, शक से, वो सारी जानकारी पुलिस को दें। तो यू मस्ट ट्राई टू मिनिमाइज द लॉस, अदरवाइज द कंपनी विल डिनाई यू द क्लेम अगेन। कंपनी फिर से मना कर देगी भैया आपको, ठीक है। उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 8 पे, प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सीमेट कॉज। प्रोक्सीमेट का मतलब निकटतम, नियरेस्ट कॉज। कभी कभी क्या होता है कि जो एक्चुअल कॉज होता है नुकसान का, वो पता लगाना नहीं लगाया जा सकता। तो ऐसे में जो बिल्कुल नज़दीकी कॉज है, जो बिल्कुल नियरेस्ट कॉज है, उसके आधार पे आपको क्लेम दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक बंदा सीढ़ी से गिर जाता है, सीढ़ी से गिर गया, सीढ़ी से गिर के उसका पाँव फ्रैक्चर हो गया। पाँव फ्रैक्चर हो गया, उसको फिर एम्बुलेंस में लेके जा रहे थे हॉस्पिटल, और एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो गया। तो क्या अब हम ये कहेंगे कि उसकी डेथ का कारण सीढ़ी से गिरना था? भाई वो कहेगा ना तो ये सीढ़ी से गिरता और ना इसको एम्बुलेंस में लेके जाते, ना ही एक्सीडेंट होता, ना ही डेथ होती। ऐसा नहीं होगा। जो उसकी डेथ का जो बिल्कुल नियरेस्ट कॉज है, एक्चुअल कॉज है, यहाँ पे कोलिजन माना जाएगा, एम्बुलेंस का एक्सीडेंट माना जाएगा, ना कि सीढ़ी से गिरना। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सीमेट कॉज। फाइन। सो नाउ ऑल द प्रिंसिपल्स आर कवर्ड। इस क्लास में सारे प्रिंसिपल्स मैंने आपको कवर करा दिए हैं। अब उसके बाद दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स बता रहा है, टाइप ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं? जितने भी फायर इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस, मैराइन इंश्योरेंस, जहां पे आपको कंपनी आपकी लॉस को कंपनसेट कर देगी, वो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है। जबकि लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट मैंने बताया था कि इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लाइफ को तो कंपनसेट किया ही जा सकता है ना। तो लाइफ इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ के बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। सो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। अगली क्लास में इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। टिल देन, गुड बाय।